ओके, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, और बिकॉज अभी पावर कट हो गया है, तो दैट इज वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन और आई विल बी अपलोडिंग द सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था कि भाई इंडियन कंपनी जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा उसका कैसे होगा, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस वी ऑलरेडी नो। तो आई थिंक आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बता सकते हैं, आप उसके एक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, एग्जाम्पल अगर दे देंगे तो और अच्छा होगा। टैक्स इवीजन, टैक्स मैनेजमेंट ऑल्सो यू नो। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है एक्चुअली, इसका सेक्शन अगर याद रखेंगे तो इट विल इवन बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि 366 क्लॉज 6 में बोला गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहा गया है कि सॉरी आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 क्लॉज 6 ऑफ द Constitution of India, corporate tax means any tax on income so far as that is payable by companies and is a tax in the case which the following condition are fulfilled। तो वो कंडीशन है कौन सी? Okay, so one thing I would say sorry for, if you get any kind of background noise, so sorry for that, because there may be so like there are some kind of problem that environmental issue, not environmental issue, of course वो monsoon की जो winds होती हैं वो चल रही हैं, तो कुछ ऐसा issue आपको आ सकता है आवाज ही। Okay, so that is not chargeable in respect of agricultural income। अगर agricultural income के केस में नहीं है, no deduction is respect of the tax paid by the company in by enactment which may apply to the tax। Okay, authorized to made from dividend payable the companies to individual। ओके, तो वो डिविडेंड भी दे रही हो। पहली चीज कि वो एग्रीकल्चरल इनकम का केस नहीं होना चाहिए, कोई डिडक्शन नहीं हो, मतलब टैक्स पेड के केस में कि भाई कंपनी के केस में हो रहा है, और कोई एलिमेंट या इनैक्टमेंट कोई कंप्लाई हो रहा है कि भाई उनका पूरा डिडक्शन हो रहा है, पूरा एग्जेम्पशन हो रहा है, और वो ऑथराइज्ड है कि भाई वो डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स होगा। ओके, नो प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर टेकिंग द टैक्स सो पेड इनटू अकाउंट in individuals receiving such dividend or in computing the Indian income tax payable by the refundable to such individual। तो कोई प्रोविजन ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि भाई हम लोगों ने कोई टैक्स पे किया हो इनटू अकाउंट इन द इंडिविजुअल रिसीविंग सच डिविडेंड। तो वो मतलब कॉर्पोरेट टैक्स ऐसा होता है ना कि हम लोग इंडियन इनकम में जो होता है, इंडियन जो डिविडेंड होता है, तो उसमें हम लोग कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। ओके, और इन कंप्यूटिंग इंडियन इनकम टैक्स पेबल बाय और रिफंडेबल सच डिविडेंड, तो कोई मतलब उसमें आपने अगर कोई डिविडेंड जैसे दिया ना कि आपने कोई डिविडेंड दिया हुआ है, तो आप उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि डिविडेंड यू आर गिविंग टू द शेयर होल्डर्स, इट इज ओनर्स मनी, राइट। सो दैट यू शुड नो कि आपने कोई डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं कह रखा है कि नहीं मैंने ना डिविडेंड दिया है तो आई शुड बी गेटिंग एग्जेम्पशन। तो पहली चीज कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको कोई टैक्स ऑथराइज्ड वे में आप डिविडेंड दे रहे हैं, आपके उसमें कोई इनैक्टमेंट डिडक्शन का नहीं अप्लाई हो रहा हो, फिर कोई ऐसा प्रोविजन एग्जिस्ट ना कर रहा हो अभी तक का कि आपने कोई इंडिविजुअल अकाउंट में कोई डिविडेंड दिया है और उस पे आप रिफंडेबल या फिर कुछ ऐसा कंप्यूटिंग हो रही है, सॉरी कुछ कंपटीशन हो रहा है रिफंडेबल या फिर टैक्स से रिलेटेड डिविडेंड पे, क्योंकि जो डिविडेंड होता है इंडियन कंपनी का वो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इसलिए अब वो सारी की सारी कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर में आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स द इनकम टैक्स पेड बाय अ कंपनी इन on its income is known as corporation tax। The tax paid by the company on its income is not treated as tax paid on behalf of its shareholder। तो कंपनी अपनी जो उसमें होती है ना, कंपनी की जो इनकम होती है वो अपने हिसाब से वो टैक्स देती है। ओके, द शेयर होल्डर आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन द डिविडेंड रिसीव्ड और ड्यू फ्रॉम द कंपनी इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी अंटिल एंड अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ओके, जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कि इट इज रिटन दैट जो शेयर होल्डर होते हैं वो टैक्स तो पे करते हैं अपने डिविडेंड पे, जो भी कंपनी से उनको मिलता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जब तक कि वो एग्जाम्प्ट ना हो। अगर एग्जाम्प्ट है तो फिर क्यों ही टैक्स पे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है ना। वैसे तो ये देखिए, ये 3 प्रोविजन हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल जाए कि भाई पहला एग्रीकल्चर इनकम था, दूसरा इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया हुआ था कि भाई डिडक्शन दे रहे हैं, ऊपर से उसमें टैक्स भी, मतलब अथॉरिटी ने डिविडेंड देने के बाद भी जो कंपनी का इनकम बची है उस पर कोई ऑथराइज टैक्स लगाया हुआ है। तीसरा था कि भाई डिविडेंड जो दे रहे हैं उसका उन्होंने डिडक्शन मतलब एग्जम्पशन नहीं लिया हुआ। तो ये सब थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो आपके लिए, बट कोई नहीं, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग। और ऑफ कोर्स रिवीजन तो मैं करवाई रही हूँ, आई होप कि आपने सब पढ़ा होगा। जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं, इम्पोजिंग पेनल्टी, है ना।
तो देखिए, एक होती है डिस्क्रिशनरी पावर, एक होती है क्वांटम पेनल्टी, एक होता है प्रोसीजर। ओके, और तीसरा होता है पेनल्टी अंडर मोर देन वन सेक्शन। तो अगर आप, वैसे तो इतना इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बाय द वे, ओके, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट आई वुड से, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप नहीं भी रीड करते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो, आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशनरी पेनल्टी क्या होती है कि जैसे आपने अपनी स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है, तो वहां पर जो भी पर्टिकुलर एओ होंगे यानी कि असेसिंग ऑफिसर होंगे, वो अपने जो डिस्क्रिशनरी पावर होंगे उनको यूज करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक पर्टिकुलर जस्टिफाइड पेनल्टी आप पर इम्पोज करेंगे, और फिर आप मतलब आपको पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। ये क्यों आ सकती है? कोई आपने टेक्निकल ब्रीच किया हुआ है, कोई प्रोविजन अब्रोगेट किया हुआ है, और या फिर डेलीगेट किया हुआ है, तो ऐसे केस में ज़्यादातर आपकी डिस्क्रिशनरी पेनल्टी पड़ती है। क्वांटम पेनल्टी क्या है कि अथॉरिटी जो है वो मतलब जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है, ओके, अथॉरिटी डिसाइड टू डिवाइड द पेनल्टी, इट कैन नॉट बी लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो क्वांटम पेनल्टी होती है कि अगर मान लीजिए कि डिस्क्रिशनरी पावर तो है, पर आप ₹500 से बिलो आप कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते। उसके ऊपर अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो। तो ये जो 500 की क्वांटम पेनल्टी, क्योंकि क्वांटिटी डिफाइन करी हुई है, तो ये उसके बारे एक ब्रिजमोहन वर्सेस सीआईटी का केस हुआ था, आईटीआर का, तो उसका केस हो गया। ठीक है, तो एज पर लॉ एक क्वांटम पेनल्टी होती है कि मिनिमम अगर इतने समय का टैक्स पेमेंट नहीं किया हुआ है तो इतनी मिनिमम पेनल्टी तो लगती है। ओके, सो डिस्क्रिशनरी पेनल्टी, क्वांटम पेनल्टी, क्वांटम ऑफ पेनल्टी, प्रोसीजर क्या होगा उसका। तो क्वांटम ऑफ पेनल्टी, फिर प्रोसीजर बताते हैं कि भाई हमने पहले तो डिस्कशन ले लिया, फिर क्वांटम डिसाइड कर लिया कि क्या क्वांटम है, फिर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर होगा कि भाई हम लिवाई कैसे करेंगे, हम मतलब हम मॉनेटरी टर्म्स में लिवाई कर रहे हैं कि हम लाइसेंस उनका कैंसिल करके लिवाई कर रहे हैं, कि हमको इम्प्रिजनमेंट पे लेकर के जा रहे हैं, लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, हम किस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं। तो ये इसके बाद में बात करती है कि भाई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हमने उनको दी है कि नहीं दी है सुनने की, ये सारी बातें होती हैं। तो ये हम पर्टिकुलर कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई सपोज किसी व्यक्ति ने 100 करोड़ का किया हुआ है, तो हम उस पर कौन कौन सी पेनल्टी डाल सकते हैं एज पर फेमा फेरा एक्ट। मान लीजिए वो फेमा एक्ट के अंदर बुक किया जा रहा है, फेमा के एक्ट के अंदर। ओके, तो ऐसे केस में ईडी क्या कर सकते हैं? ईडी कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ईडी क्या करेंगे कि भाई सिंपल, पहले तो इनको इम्प्रिजन मतलब इनको सबसे पहले तो इनको हिरासत में लो कि इनके साथ हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम सारी की सारी देखेंगे कि इनका सिर्फ 100 करोड़ का केस है कि इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सारी की सारी डिफाइन करने के बाद फिर हम अलाउ करेंगे कि भाई ये जिनकी ना प्रॉपर्टी है उसे को कॉन्फिस्केट कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि हमें रिकवर करना है लॉस। उसके अलावा फिर इनको हम मतलब लॉकअप में भी कुछ समय के लिए डाल देते हैं, या फिर इनको एक पर्टिकुलर अंडर आए रखते हैं किसी व्यक्ति के। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, हमने उनको साथ ही साथ हमने क्या किया कि हमने उनको उनका जो कंपनीज है उनको बैन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये देखिए सिंपल एक, अगर आप ईडी का वो करके आप ईडी को ला करके अपने एओ को ला करके आप जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, उन सबको आप एग्जाम्पल लेकर के आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जनरल नॉलेज है। प्रोसीजर समझना है, क्वांटम समझनी है, फिर पेनाल्टी अंडर मोर देन वन सेक्शन की कितने सेक्शन में लग रही है, आपका फेमा एक्ट लग रहा है, फेरा एक्ट लग रहा है, इनकम टैक्स एक्ट लग रहा है, फाइनेंस एक्ट के कुछ इन्होंने प्रोविजंस अब्रोगेट किए हुए हैं। और तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें इनके कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर इन्हें बुक किया जाना है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स कौन सी होगी टैक्स प्लानिंग। देखिए ये बहुत सिंपल है, शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म होगी, परमिसिव टैक्स प्लानिंग होगी, पर्पजिव टैक्स प्लानिंग होगी, फंक्शनल टैक्स प्लानिंग होगी। इसे आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होगा टेम्पोरल वे में, ओके, एक होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, फिर इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मतलब ये किस तरीके से फंक्शन करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट रेंज में क्या हो सकता है? शॉर्ट रेंज में आप सोच सकते हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म बिजनेसेस के लिए। वैसे शॉर्ट टर्म बिजनेसेस तुम आई डोंट थिंक कि कोई इतना अच्छा या कोई सीजनल बिजनेस के लिए हो गया, 54D हो गया, 54F, 54B, ये सब कैपिटल गेन से रिलेटेड है।
लॉन्ग टर्म हो गया कि आपने कौन से मतलब कौन से कहाँ पर आपको यूनिट खोलनी है, कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर होगी। परमिसिव टैक्स प्लानिंग क्या होती है कि परमिसिव टैक्स प्लानिंग होती है कि भाई आपने कुछ एग्जाम्पशन आपको मिल रहे हैं, परमिट मिल रहा है आपको, है ना, कि आपको डिडक्शन मिल रहे हैं, रिबेट मिल रहे हैं, रिलीफ मिल रहे हैं, एग्जाम्पशन मिल रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक गोल्स आप पूरे कर पा रहे हैं अपने और सोसाइटी के भी। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो ये परमिसिव हो जाएगा गोल। ओके, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमिसिव टैक्स प्लानिंग इज वन कि जो बहुत अच्छे लेवल पे अगर की जाती है तो इट इज ट्रूली बेनिफिशियल टू बोथ द लाइक बोथ पीपल, फॉर द कंट्री एंड फॉर द पर्सन एज वेल, एंड दैट इज ट्रूली गुड। ओके, तो फिर आगे बात करते हैं प्रोविजन रिगार्डिंग इनकम स्केपिंग असेसमेंट। तो जो इनकम स्केपिंग, देखिए अब इसमें तो पहली चीज इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट if you are not like if you are not well कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी मुझे नहीं याद हो रहा है, तो ऐसे केस में यू कैन लीव इट। अदरवाइज देखिए इनकम स्केपिंग में होता क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है, याद रख सकते हैं। पहली चीज़ तो जो एओ होते हैं, असेसिंग ऑफिसर होते हैं, वो नोटिस भेजते हैं कि भाई 15 डेज का नोटिस है कि भाई देखो हम ना क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, हम आपको आप अगर नहीं आके पे कर रहे हो, आपने अगर रिकॉर्ड में रीजन नहीं साइड किया है, तो फिर हम आपके साथ अगेंस्ट कुछ भी सू कर सकते हैं, या फिर हम आपके अगेंस्ट कोई मतलब कोई प्रोसीडिंग चला सकते हैं। उसके बाद दूसरा केस ये होता है कि भाई वो सिंपल सी चीज़ें अगर उन्होंने आके बता दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जितना टाइम दिया उसमें हम रीअसेस कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 4147 शैल बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो रीअसेसमेंट का ऑर्डर भी होता है, तो एक तो वो लोग असेस करते हैं, वो भी असेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता नहीं कि असेसिंग ऑफिसर के पास भी इतनी सारी चीजें जाती हैं, तो उनसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, तो उन गलतियों को ना हो पाए इसलिए वो भी असेस कर सकते हैं। अदरवाइज इफ अगर वो असेस नहीं कर सकते तो वो असेस करने के लिए कह सकते हैं कि भाई असेस करवा लो प्लीज। फिर असेसिंग ऑफिसर मस्ट फॉलो द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148। तो देखिए इतने सारे सेक्शन याद करने की नहीं जरूरत है, 148, 147, 153 इतना जरूरत नहीं है। आप एक पिक्टोरियल मेमोरी अगर बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो आप, ऑफ कोर्स। अदरवाइज अगर नहीं याद हो रहे हैं तो डोंट बी इनकॉन्फिडेंट, बहुत सारे लोगों को, आप ही नहीं हो अकेले, बहुत सारे लोगों को नहीं याद होते, इवन आई कैन ऑल्सो नॉट रिमेंबर ऑल एवरीथिंग। टैक्स अवॉइडेंस इज एन इलीगल प्रोसेस। आप बता सकते हो कि टैक्स अवॉइडेंस इलीगल क्यों है। ये एक्चुअली इलीगल तो नहीं है, ये इमोरल है। ओके, इलीगल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखिए लीगल क्या होता है, विच एवर इज अगेंस्ट लॉ इज इलीगल, विच एवर इज एज पर लॉ इट इज लीगल। सिंपल है, इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगी मैं, इट इज आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब पर्सन टू डू टैक्स इवेजन, मतलब वाई पर्सन डू टैक्स इवेजन। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है कि मतलब आप बता सकते हैं इसमें, ये कह सकते हो कि मतलब स्टेप्स क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स होती है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। ये हमने पहले नहीं देखा था, तो यू कैन दिस अंडरस्टैंड इट। ओके, अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे न्यू बिजनेस की। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है। अब देख सकते हैं आप, फिर उसमें अब क्या होगा कि मतलब पहली चीज तो ये पार्टनरशिप फॉर्म वाला आने की चांसेस बहुत कम है, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट टू ऑन टू होल्ड। तो इसे आप ना सिंपली आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डिडक्शन क्या होती हैं, और इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन क्या होती हैं, रेम्यूनरेशन के लिए क्या डिडक्शन होती है, रेम्यूनरेशन बाद में भी इनको कैलकुलेट करना पड़ता है एक्चुअली। फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंडिचर किस तरीके से मतलब दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं एक्चुअली। कंपनी में ना फैमिली प्लानिंग के जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको 5 साल के गैप में 1/5 पार्ट करके दिया जाता है कि हाँ आप लोग इसको डिडक्शन कर सकते हो। लेकिन इनके केस में नहीं दिया जाता है, अलाउड नहीं किया जाता है। कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या, हाँ है, तो सेक्शन 16(1) है। फिर विड्रॉल, क्या आप कुछ कैपिटल विड्रॉल कर सकते हो, तो हाँ भाई विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन उसमें ना कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज लगता है इंटरेस्ट का। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का क्या है, तो देखिए सिंपल सी आंखें बंद करके सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। भाई हम ना कैपिटल लेते हैं, साथ में हमें रेम्यूनरेशन मिलता है, हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है जो कैपिटल लगती है। फिर हम कुछ प्लानिंग व्लानिंग करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं काम सोसाइटी के लिए, उसमें भी रहता है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सब में ही होता है। ऐसे पॉइंट्स मतलब आप गैदर कर सकते हो, सोच सकते हो कि मतलब क्या क्या हो सकता है आखिरकार। अब आगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप क्या होते हैं।
ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट या आप ऐसे सी कर सकते हो, यू कैन सी इट। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो एक तो होती है, फिर पार्टनरशिप फॉर्म होती है, HUF होता है। ओके, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं? तो मेरिट्स में क्या है कि भाई सबसे पहली चीज़ है कि फैमिली जो है ना रीजनेबल रेम्युनरेशन पे कर सकती है कर्ता को, और अदर जो फैमिली मेंबर्स होती हैं उनकी सर्विसेज के लिए, ये एक बहुत बड़ा मेरिट होता है। और ये अलाउ होता है एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब अगर आप HUF में हैं, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, तो आप अपने आप को भी मतलब जो भी करता है उसको सैलरी दे सकते हैं और उसकी डिडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इसमें बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 की मिलती है, जो कि वैसे तो सभी को मिलती है, ये इसमें लिख लिख सकते हैं। और डिडक्शन तो सबको मिलती है, तो कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो आप सब में डाल सकते हो। जैसे डिडक्शन सब में मिलती हैं, जैसे कि अगर आप ओनरशिप वाला काम कर रहे हो तो उसमें भी वो डिडक्शन मिलेगी। उसमें भी मतलब इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कुछ खास इंटरफेरेंस होता नहीं है, और अडॉप्टिंग पॉलिसीज बहुत ईजी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आप जानते ही हैं। और टैक्स लैब में एग्जेम्पशन हमें पता ही है, और कई सारे जो डिडक्शन है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। डीमेरिट क्या है कि भाई जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है प्रोप्राइटर की, है ना, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक जा सकती है। प्रोप्राइटर को कोई मतलब ऐसा कोई रिडक्शन नहीं मिलता है कि अगर वो अपने आप को रिम्यूनरेशन देते हैं तो। और यहाँ पर जो होता है ना, कोई मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है फाइनेंस और एक्सपेंशन की, मतलब कुछ खास उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप देख सकते हो कि हाँ कई सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। फिर अगर इन केस ऑफ बिजनेस ग्रोइंग एट हायर स्पीड, अगर बिजनेस अच्छी स्पीड पे ग्रो कर रहा है तो हायर प्रॉफिट होते हैं। सो प्रोप्राइटर में ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी बेनिफिशियल एज द सैलरी पेड टू द प्रोप्राइटर एंड इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल आर नॉट अलाउेबल। अब देखिए, ना ही आप इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल में अलाउ कर रहे हो, ना ही सोल प्रोप्राइटर को दे रहे हो, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट उनका नहीं हो पाता है हाई। एक ये चीज़ है। पार्टनरशिप में क्या है भाई, मेरिट्स होते हैं कि भाई इजी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत इजी क्विक होती है, और रिस्की वेंचर मतलब कम कम रिस्की वेंचर होता है। चांस ऑफ एंटरिंग इनटू एनी रिस्की वेंचर इज रिमोट, मतलब कम होता है, रिमोट का मतलब बहुत कम होता है। एडिशनल फंड्स रेज किए जा सकते हैं एक्सपेंशन थ्रू पार्टनर्स, हम पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट टू पार्टनर भी मतलब कैन बी पेड अप टू 12% पर एनम, वो 12% वाला केस होता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज अलाउड सब्जेक्ट टू सम पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब ये सेक्शन के थ्रू होता है। और लेकिन हाँ, ये जो रेम्यूनरेशन होता है ना, वो पर्सनली आपका ऐसे करा जाता है काउंट कि हाँ आपको मतलब मिल रही हैं चीज़ें। ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है डिमेरिट में, मतलब रिस्की बिल्कुल भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बिल्कुल रिस्की वेंचर है ही नहीं, क्योंकि उनको मतलब आपस में काम करना रहता है, तो ऑफ कोर्स रिस्की हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। ऑन वन पार्टनर इज लायबल टू द एक्ट ऑफ अनदर, तो मतलब एक हो सकता है कि भाई अगर कोई दूसरा करता है तो आप भी फंस सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कंपनी का हमें पता ही है। कंपनी में क्या है कि कंपनी में लिमिटेड हमारा वो होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर इंजॉयज बेटर गुडविल रेपुटेशन ओवर अदर फॉर्म्स, गुडविल रेपुटेशन का एक बढ़िया, एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेफर कंपनीज, मतलब इनकी जो कंपनीज को ना फाइनेंसेस बहुत अच्छी मिलती है, इनकी वाइंडिंग अप का भी मतलब क्विक होता है। और स्मॉल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन द कंपनीज थ्रू शेयर्स, सेविंग ऑफ पब्लिक गेट्स चैनलाइज्ड, कंपनी एम्प्लॉय हाई क्वालिटी मैनेजेरियल स्किल्स। और यहाँ पर मेन चीज़ ये होता है ना कि आप भी देख रहे हो कि जो बिजनेस एट लार्ज हम कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग ले सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी एक एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट से लेकर के नेशन से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक से जाने के चांसेस होते हैं, इफ़ वी कैन ग्रो फर्दर एंड इफ़ वी कैच द बेसिक नीड्स ऑफ द पब्लिक। एक्सपेंड करना इजी होता है क्योंकि हम लोग फंड्स बहुत अच्छे से रेज कर सकते हैं। और फंड्स जैसा कि कहते हैं ना, फंड्स कहते हैं ना, ब्लड होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कॉरपोरेशन के लिए, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए ब्लड होता है। और अगर इस ब्लड को आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, तो ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग, एक कहते हैं ना कि ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ये फंड्स का, कि कहीं से भी ले सकता है फंड, इक्विटी से, किसी से भी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी आर वेरी हाई,
तो डिस्क्लोजर जो रिक्वायरमेंट होते हैं, कॉन्सिक्वेंटली बेटर ट्रस्ट कैन बी रिस्पॉन्ड। तो क्योंकि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इसके ज़्यादा होते हैं और बेटर ट्रस्ट हो जाता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब कंपनी के बारे में मुझे क्या बताने की कुछ ज़रूरत है भाई, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कॉमन सील होती है, और कैपिटल मतलब बहुत सारे स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स में डिवाइड की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब याद आपको होंगी। पार्टनरशिप का क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग आके मिलते हैं, एक बिजनेस खड़ा करते हैं और उसको चलाते हैं। सो HUF का क्या है कि भाई एक तरह के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है कि फैमिली कैन पे, फैमिली का क्या है कि फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है कि भाई जहाँ पर एक पूरा एक सक्सेशन से लेकर के फर्स्ट सक्सेशन, सेकंड सक्सेशन और कई सारे लोग काम करते हैं। इसमें एक डेफिनेशन तो दी नहीं गई है, एक्चुअली देयर इज अ लीगल डेफिनेशन, और मुझे अभी वो फिलहाल याद नहीं है। सोल प्रोप्राइटर को आपको पता है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओनरशिप फाउंड प्रोप्राइटरशिप होती है ना, हम लोग सिंपली एसेट्स को अपना ऐड करते हैं और करते हैं, ठीक है। ये तो अपना हो गया। अब बात करते हैं आगे। Important points which should be considered at the time of the establishment of new business regarding the pace of tax planning point. अब अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सोचना होगा। देखिए, पहली चीज तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव सोचना होगा कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है ना। आपको एक्सपेंड करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक्सपेंड करना है, आपको लार्ज स्केल पे काम करना है, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे या मीडियम स्केल पे काम करना है ना। उसके अकॉर्डिंग आप पहले तो अपना स्केल डिसाइड करते हैं, है ना। फिर आप स्केल डिसाइड करने के बाद देखते हो कि अच्छा मुझे इस स्केल पे काम करना है फॉर नाउ, और इसी स्केल पे काम करने के लिए मेरे पास फंड अवेलेबल है। फिर उस फंड को, अवेलेबिलिटी को आप ले लेते हो। फिर उसके बाद देखते हो कि अच्छा ये तो हो गया पर्टिकुलर, हमने ये स्केल डिसाइड कर लिया। अब स्केल डिसाइड करने के बाद वैसे तो ज्यादातर ऐसा होता है ना कि इनिशियल स्टेज पे आप क्या करते हो कि आप कोशिश करते हो कि आप सिंपली आप छोटे स्केल पे डिसाइड करो, है ना। तो आप कर सकते हो कि या तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या HUF, या फिर आप 1% कंपनी, अगर कंपनी के केस में जा रहे हो कि आपको लार्ज लॉन्ग टर्म विजन आपका ये है कि आपको लार्ज स्केल पे जाना है, तो आप 1% कंपनी से भी शुरू कर सकते हैं। 1% कंपनी से आपने शुरू किया और फिर उसके बाद आपने उसको एक्सपेंड करते रहे, ऐसा कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपने एग्जेम्पशन को सोचना है, डिडक्शन को सोचना है, क्या आपके लीगल प्रोविजंस अवेलेबल हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं, है ना। तो बेनिफिट आपने सोचना है कि क्या बेनिफिट है आपके 10A 10B में आपका। देखिए, फिर उसके बाद आपका आता है एग्जेम्पशन, डिडक्शन और एनी गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम दैट यू कैन अवेल द एडवांटेज ऑफ। ऐसा होता है ना कई सारी, देखिए एक चैंपियन स्कीम चली है, तो वो स्कीम से आप क्या ले सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप MSME हो, सपोज MSME हो कोई, और MSME आपने खोली, तो आप चैंपियन स्कीम में जाकर के कहो कि भाई मुझे ना आप पूरा असिस्टेंस दो, आप मुझे फंड्स कहाँ से गैदर करने वो दो, तो इससे आप बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, है ना। फिर टैक्स रेट, मुद्रा योजना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें आप अपना आसानी से काम कर सकते हैं। फिर ये आपने देख लेना है कि आपको किस तरीके से मतलब क्या क्या आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पर ना आप एग्जामेशन के बारे में बताइए, ठीक है। क्या HUF के लिए है, क्या आपकी पार्टनरशिप के लिए, जो मैंने पहले आपको बताया ना पॉइंट्स, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, तो मैंने बताया आपको कि हाँ स्केल आपको डिसाइन करना पड़ेगा। लोकेशन, नेचर, साइज ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं। और क्योंकि अगर लोकेशन, नेचर, साइज आप डिसाइड करेंगे तो आप ये भी देखेंगे ना कि कौन सा PGBP में आपने अगर कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लेकर के आए हैं तो IAB लगेगा। कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग लेगी है तो आपको 80IA में डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने 10 क्लॉज A में, यानी कि आपने कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खोल ली है, सॉरी फ्री ट्रेड जोन में खोली है तो 10A में मिलेगा। 10B में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खोली है तो 10B में मिलेगा आपको। इनकम फ्रॉम न्यूली एस्टैब्लिशमेंट यूनिट इन दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एग्जाम फॉर कंसिक्यूटिव 15 असेसमेंट ईयर। सो देखिए 15 असेसमेंट ईयर, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से ये आपको याद रखना ही चाहिए। ओके, फाइन। फिर आप ये सब देखिए, ये बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है। आई वुड से कि आप इसे रीड करिए। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ATIC ATIB क्या होता है। अब यहाँ मैं ये रीड कर सकती हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें, कि हाँ ATIC ATIB क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप बहुत सारी चीज़ें याद रखें।
ठीक है। ATIA क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। ATIB क्या है कि आपने कोई मतलब डिडक्शन, PGBP में क्या आपको मिलता है डिडक्शन आपके पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। देखिए ये ATIA और ATIB में एक छोटा सा फर्क है। इसको आई विल हैव टू सर्च, आई कैन नॉट रिकॉल फॉर नाउ, बट ऑफ कोर्स ये आप देख लीजिएगा अदरवाइज। अब डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ PGBP फ्रॉम सर्टेन अंडरटेकिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप जा रहे हो तो देखिए स्टेट्स कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दिस वे यू कैन रिमेम्बर। और प्रॉफिट और गेन अगर हो रहा है सर्टेन अंडरटेकिंग के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो वो ATIE, सो इन इम्पोर्टेंट ईस्टर्न, ओके। आई कोई और JJA जीव जंतु एनिमल आपको याद होगा, IAC। तो ये हो गया कि भाई प्रॉफिट इन गेन स्पेसिफाइड बिजनेस, ओके। IAC, तो IAC, ओके, याद रख सकते हैं हम। मुझे इसके लिए कुछ ट्रिक नहीं आ रही है। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, बड़ा सा घर बनवाना है, ओके। तो बड़ा सा घर बनवाना है, जब जैसे पेपर में आप बैठोगे ना तो जब मैं ऐसे बनूँ ना बड़ा सा घर बनवाना है तो ऐसे दिमाग में याद आ जाएगा कि जब BA बड़ा घर, IM बड़ा घर, मतलब ऐसे कुछ ऐसे, मतलब कुछ भी मतलब बना सकते हैं हम लोग। कुछ भी बना सकते हैं। आप भी कुछ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम्म अभी फिर आ गया ये टैक्स इंसेंटिव अवेलेबल। ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी हुई हैं, ओके। तो ये यू विल हैव टू राइट, वैसे इतना सब कुछ नहीं याद करना है, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। और आई डोंट थिंक कि बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि याद रखना है, ओके। ये वाला इनकम लिमिट, रेट्स ऑफ टैक्स, इट इज़ एक्चुअली ये अभी ना ये लेटेस्ट नहीं है तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर थिंग्स कंसीडर वाइल डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप डिसाइड कर रहे हो तो आप कैसे, मतलब आप मार्केट से पैसे लोगे, आप क्या डिविडेंड आपकी पॉलिसी होगी, है ना। और किस तरीके से, मतलब क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसे डिसाइड होता है कि आपको इक्विटी से लेना है, आपको प्रेफरेंस से लेना है, या फिर आपको डिबेंचर से लेना है ना। और फिर आपको ये देखना है कि आपको लीवरेज कितनी करनी है। आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप इक्विटी से अभी ज़्यादा रेज करिए, फिर लेटर अपॉन जब आपकी थोड़ी ग्रोथ हो जाए तो फिर आप डिविडेंड से रेज करिए क्योंकि ये चीप होती है। ऐसे आप बता सकते हो कि हाँ क्या क्या आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कि आपको एक तो रखना पड़ेगा कि आपका लॉन्ग टर्म आपको काम करना है ना। लॉन्ग टर्म अगर आपको उसको काम करना है तो फिर लॉन्ग टर्म में आप कैसे करोगे, शॉर्ट टर्म में कैसे करोगे, मीडियम टर्म में कैसे करोगे, आप मार्केट में कैसे अपनी चीज़ों को प्रॉस्पेक्टस कैसे लेकर के जाओगे, आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ये सब आप देखोगे कि प्लगिंग बैक कैसे करोगे, फ्यूचर प्लान आपका कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इजी है, ज़्यादा नहीं याद रखना हमें, बस इतना याद रखना है कि सिंपल सी चीज़ है कि हम कहाँ से पहला इनिशियल स्टेज पे कौन सा सोर्स लेंगे, मीडियम स्टेज पे कौन सा सोर्स लेंगे, और जो हमारा लास्ट स्टेज होगा उसमें कौन सा सोर्स रखेंगे। वैसे तो लास्ट स्टेज का परपेचुअल एंटिटी होती है तो ज़्यादा मीडियम में ये फेज होता है, उसके बाद हमें कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरी चीज़, हमने जो स्टेज लेना है उसकी क्या एफिशिएंसी होगी और उसमें क्या हम पॉलिसी बनाएंगे, कितने स्केल पे लेंगे, क्वांटम ऑफ दी फंड्स क्या होगा कि कितने क्वांटिटी में हम फंड्स को रेज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें देखना है कि किस तरीके से हम मार्जिन और प्लग बैक कैसे करेंगे प्रॉफिट को हम लोग, फाइनेंशियल जो इफेक्ट होगा लीवरेज का वो क्या होगा, ओवर अर्निंग, ये हम समझ लेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि हमें ऑप्टिमम एक स्केल पे लेकर के आना है और मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी हम लोग को लेकर के ना, इसलिए करेंगे। फिर बात करते हैं केसेस व्हेन कंपनी फॉर्मेशन इज बेटर। देखिए डिडक्शन जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में, फैमिली प्लानिंग में एक ये होता है डिडक्शन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आपको मिलता है, डिडक्शन रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन, क्योंकि आप एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन देते हो तो वो फिर वो भी डिडक्शन मिलता है। टैक्स फ्री इनकम्स होती हैं कुछ, जैसे कि हमने बोला था ATI, ATIB, तो कुछ टैक्स फ्री इनकम्स होती हैं। 10A 10B में आपको टैक्स फ्री इनकम, वो 15 ईयर्स वाला जो एक आपको मिल रहा था, ओके। सो वो आप याद कर सकते हो। चलिए एक बार फिर से बैक में जा करके याद कर लेते हैं। वो 15 ईयर्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 15 साल के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड। देखिए ये 15 ईयर्स का क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और 10AA के अंदर मिल रही है हमें एग्जम्पशन, ओके। तो ये आपको याद रखना है, आई होप
आई एम क्लियर विद इट। ओके, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वैसे तो अगर हम बात करें ना, तो इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट है आपकी 6 चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, तो फॉर नाउ आई विल लीव दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आप इसे देख लीजिएगा। प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए 2017 में भी क्वेश्चन आया था एक बार, तो एक बार इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, वैसे तो इतना टफ नहीं है, हम चाहें तो मतलब कर सकते हैं। चलिए कर देख ही लेते हैं इसको एक बार क्वेश्चन को। देखिए सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने बोला क्या है कि उनको स्टार्ट करना है एक बिजनेस, है ना, और उनको ये कह रहे हैं कि या तो प्रोप्राइटरी कंसर्न बनानी है या तो पार्टनरशिप फर्म बनानी है। ठीक है, तो उनका क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना है, कैपिटल ऑफ द बिजनेस क्या है, 10 लाख रुपए है। ही इफ ही रन्स द बिजनेस ऑफ एज अ पार्टनरशिप, he will give 5 lakh to his son Mr. Y as a gift to contribute the share of capital and the firm will pay interest 12% per annum। सैलरी क्या होगी मिस्टर एक्स की, 40,000 होगी पर मंथ, और मिस्टर वाई की नील है, एज ही विल बी डोमेंट पार्टनर, वही क्योंकि एक डोमेंट पार्टनर है। तो इस तरीके से काम चलेगा। आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स को ही बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, और मिस्टर वाई उनके पार्टनर बन जाएंगे। वो उन्होंने तो बस गिफ्ट किया वो 5 लाख को मिस्टर वाई को एज अ गिफ्ट टू कंट्रीब्यूट हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो ये क्या करेंगे, इनको पहले पैसे देंगे मिस्टर एक्स और फिर ये कंट्रीब्यूट करेंगे शेयर में। ओके, अब देखिए सिंपल सी चीज है, हमने देखा पहला केस कि अगर प्रोप्राइटरी कंसर्न होगा तो क्या होगा। प्रोप्राइटरी कंसर्न में क्या होगा कि हमने क्या करना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 12 लाख। ओके, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 12 लाख। अब डिडक्शन एटीसी से 82 तो कुछ मिल ही नहीं है, तो टोटल इनकम क्या होगी, 12 लाख ही होगी, क्योंकि इन्होंने इसमें कोई भी ऐसा मतलब दिया नहीं है कि हमने मतलब कोई पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया एक केस सिंपल। और प्रोप्राइटरी में क्या होता है कि अगर आप अपने आप को कुछ सैलरी देते हो तो उसमें कुछ डिडक्शन नहीं मिलता, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है अगर आपको कोई भी मतलब वो कर रहे हो। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में जाते हो तो पार्टनरशिप में देखिए आपको क्या होगा कि इसमें आपको ये 12% ऑन 5 लाख और 20% ऑफ 5 लाख, ये 1,20,000 का मिलेगा रिडक्शन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, पहले 2,50,000 में नील है, नेक्स्ट 2,05,000 5% ये निकाल लिया, फिर उसके बाद 20% और ये सारी चीजें। सरचार्ज नील है, हेल्थ एंड एजुकेशन से हमने लगा दिया, टैक्स लाइबिलिटी ये बन गई। अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में ये होगा कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा 12 लाख, फिर उसके बाद 12% ऑफ द 5 लाख 60,000, हमें पता है 12 लाख, वो भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद हम आगे बुक प्रॉफिट पे, फिर हमने उसमें भी यही किया कि भाई देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म, फर्म की हम लोग टोटल, ये तो बुक प्रॉफिट है। फर्म की टोटल इनकम कैसे निकलेगी, क्योंकि हम रेम्यूनरेशन पहले निकालेंगे। रेम्यूनरेशन का होता है स्टैट्यूटरी लिमिट होती है कि ऑन 3 लाख एट द रेट ऑफ 90% ऑफ द रुपीज, और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा हो। तो 2 लाख, जो 3 लाख पे 90% निकाला तो 2,70,000 हुआ ना, तो 2,70,000 हुआ तो 2,70,000 ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद ऑन रुपीज 7,80,000 एट द रेट ऑफ 60%। ओके, सो एक चीज होती है इसमें, आई विल टेल यू कि इसमें जो 60% वाला केस होता है ना, इसमें मतलब स्टैट्यूटरी लिमिट, एक सेकेंड। ओके, ओके, ये ओके पहला, ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड, सॉरी फॉर दी लाइक इंटरप्शन। पहला जो देखो, पहला 3 लाख जो होता है, कोई भी अमाउंट हो, अमाउंट कुछ भी हो, मान लीजिए एक्स अमाउंट है, तो फर्स्ट 3 लाख में जो होता है वो 90% निकालते हैं। फिर जो जो बचा हुआ अमाउंट होता है, जब 10,80,000 में से 3 लाख को घटा देंगे तो बचेगा 7,80,000, तो 7,80,000 60% निकालते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ये रेम्यूनरेशन पहले तो एक्चुअल देख लिया,
कितना हुआ, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 4, ये आ गया 7,38,000, है ना। तो 7,38,000 ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो विच एवर इज लेस, तो ये स्टैट्यूटरी लिमिट 4,80,000 की आ गई। ये बात समझ में ही कैसे निकला, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला जो 3 लाख होता है उससे 90%, दूसरा जो बचा हुआ होता है उसमें 60%, फिर उसके बाद हम लोग उन लोगों को ऐड कर लेते हैं, फिर ऐड करने के बाद कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल पर मंथ दिया जा रहा है उसको ऐड जब कंपेयर कर लेते हैं तो कंपेयर करने में जो भी कम आता है उसको लेते हैं और फिर उसको माइनस कर देते हैं। ओके, ये है इसका फॉर्मूला। याद आ गया, ऐसा नहीं स्लिप हो जाता है माइंड से। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, क्या फर्म की क्या टैक्स लाइबिलिटी है। तो भाई टैक्स लाइबिलिटी सिंपल है कि भाई बचा इनका 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए में 30%, 30%, 1,80,000, हेल्थ एंड एजुकेशन से खत्म। हाँ भाई, पार्टनर्स की भी तो दिखाना पड़ेगा ना, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन क्या है, एक्स रेम्यूनरेशन इसका 4,80,000, इसका नील है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, 60,000 नील, और उसके बाद निकाल दिया हम लोगों ने कि भाई ये टोटल इनकम ये है, और फिर पहला 2,50,000 पे नील होता है, दूसरे 2,50,000 पे 12,500, फिर बच्चा 40,000 उसका निकाल दिया, और इस तरीके से हम लोगों ने सारा कर दिया। ओके, आई होप आई एम लाइक आई हैव मेड इट क्लियर। इसी तरीके से हम लोगों को आगे करना है। देखिए इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, और मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ इस पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है और इनको याद रखना इतना कम, मतलब मैंने जितना इतना आपको समझा दिया है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने कंपैरिजन देखा, राइट। मैं बार बार पीछे इसलिए जा रही हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएं, और वी हैव वेरी लेस टाइम टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, दैट इज़ वाई यहीं पे सारा रिवीजन होना ज़रूरी है। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये जो पार्टनरशिप और हाँ ये वाला, इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो ये मान के चलिए कि आपका सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रोविजन ही बता रहे हैं कई कई तरह से। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है करना। आई विल पुट 2 स्टार्स ऑन इट, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको करना। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका वो जो क्लैरिटी वहां पे मिल रही है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ चलते हैं। आई थिंक सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ओके, तो आई शुड बी मेकिंग इट एज इंटरेक्टिव एज आई कैन। और ये क्वेश्चन भी आप जरूर देख लीजिएगा, जितने भी रीसेंट क्वेश्चंस आए हैं, तो रीसेंट क्वेश्चन में काफ़ी चांसेस रहते हैं। वैसे तो मैंने आई एम टेलिंग यू रियली कि मैंने तो इजी नोट्स के अलावा कोई ज़्यादा खास ध्यान दिया नहीं, दे नहीं पाई हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है एग्जाम में। तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ गए तो मेरा दिमाग चकरा जाएगा ओके, अभी थर्ड चैप्टर आ गया अपना, और टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। तो ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अभी थर्ड चैप्टर देख लेते हैं। तो टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डिसीजन है, इसमें क्या होगा। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग देखेंगे कि भाई डिविडेंड पे क्या प्रोविजन है, बोनस शेयर क्या होते हैं, और आई थिंक इसमें मुझे ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करना होगा, पर ठीक है रिवाइज करते हैं। देखिए, अभी अगर हम डिविडेंड की बात करें कि जो डिविडेंड का जो टैक्स होता है, व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग डिविडेंड टैक्स और ये सारी चीजें, तो एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द सेक्शन 2 क्लॉज 22, डिविडेंड इंक्लूड्स फॉलोइंग डिसबर्समेंट बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहला, हाँ मतलब कितना आप दे रहे हो, क्या डिसबर्स कर रहे हो आप, मतलब कंपनी क्या डिसबर्स कर रही है टुवर्ड्स इट्स डिविडेंड्स, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंपनी कर रही है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, कोई एसेट रिलीज कर रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, ऑफ डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर,
बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कुछ भी मतलब कर रही है, अगर मान लीजिए शेयर होल्डर्स को डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रही है या फिर कोई बोनस शेयर दे रही है शेयर होल्डर को, वो भी डिविडेंड के उसमें आ जाएगा। कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के केस में कुछ दे रही है, तो वो पहला तो 3 केसेस इसमें बना रहे हैं, ठीक है, 3 केसेस बन रहे हैं। पहला केस है कि भाई कुछ भी आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कुछ भी एसेट रिलीज कर रहे हैं आप, है ना, एसेट रिलीज कर रहे हो आप। दूसरा केस बन रहा है कि आप जो डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हो शेयर होल्डर को और बोनस शेयर दे रहे हो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो शेयर होल्डर को टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन, वो सारी चीजें हो गई। फिर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज सी, ये कहता है कि ये जो केस हम बताने जा रहे हैं इसमें पर्टिकुलर केसेस में आपको आर नॉट अट्रैक्टेड इन केस वेयर अ कंपनी मर्जेस इनटू अनदर कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अगर अमलगमेशन का केस है तो ऐसे केस में हम नहीं मानेंगे, मतलब मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन और डिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है उस केस में। फिर लैंड्स एडवांसेस सर्टिफिकेट जो हो रहे हैं शेयर होल्डर कंसर्न के, वो, और ये चीजें होती है। तो 2 केसेस ये याद रखने हैं आपको। 2 क्लॉज 22 अब कैसे याद रखेंगे, ये इतना सब कुछ कैसे याद रखेंगे आप, तो मैं बताती हूँ इसको याद रखने का तरीका। हम्म तो हमने एक ट्रिक याद करी थी कि दो दो लोग मिलकर एक बात करते हैं कि हमारा जो टैक्स बॉयंसी है वो 60% तक लेकर के जानी है। उससे हमने क्या क्या याद किया था, क्या याद किया था हमने, वो 41 और 59 बात कर रहे थे कि हमारा जो क्या बोलते हैं जो टैक्स जो इवीजन और उससे रिलेटेड की हाँ 41 59, हाँ किस तरीके से हमें टैक्स में फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ बात कर रहे थे। तो हाँ ऐसा भी कई बार हो सकता है ना कि खुद मेरे भी दिमाग से निकल जाता है कि कोई ट्रिक बनाई, ट्रिक याद रही पर मेन चीज नहीं याद रही, तो वो एक आप थोड़ा सा देखिएगा कि वो भी याद रहे आपको। ओके, तो एन इक्विटी शेयर होल्डर हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग राइट। ओके, तो ये आपको देखना रहेगा कि आप मान लीजिए कोई इक्विटी शेयर होल्डर हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट। ये कौन सा पॉइंट इन्होंने बताना शुरू कर दिया। अचानक से पॉइंट 1 लेकर के आ गए। एनी कंसर्न इन विच, तो बड़ा अजीब बात है। Any concern in which such shareholder holding not less than 10% voting right is a member or partner and in which he has substantial interest. Any person on behalf for the individual benefit of any such shareholder. Such shareholder here means a shareholder who is beneficial owner of the shareholder. Following are the exemptions. हाँ ये बोल रहे हैं कि जब मर्जर हो रहा है तो मर्जर के केस में हो क्या रहा है, मतलब मर्जर के केस में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे कि मर्जर के केस में ये सब चीज़ें पर्टिकुलर कंप्लाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कि मतलब वो 10% का वोटिंग राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितने मतलब जितने पर्टिकुलर इक्विटी शेयर होल्डर है ना वो बेनिफिशियली ओनर है और उनको 10% का वोटिंग राइट आगे वाली कंपनी में मिल रहा है, तो ये अमलगमेशन का केस है। दूसरा केस ये है कि अगर कोई कंसर्न है जिसके शेयर होल्डर पर्टिकुलर 10% का वोटिंग राइट भी हो और उनका मेंबर या पार्टनर जो है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी है अदर कंपनी में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और अपना काम चले जा रहा है चले जा रहा है। फिर दूसरा केस है कोई पर्सन होगा बिहाफ पे, मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट में कि शेयर होल्डर में, मतलब कोई पर्सन है जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप के बिहाफ पे कोई पर्सन का वहां पर है शेयर होल्डर वो है और उसकी भी उसकी 10% वोटिंग राइट है, तो ऐसे केस में ये हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ उससे माना जाएगा कि हाँ ये कंपनीज जो स्कीम है जो 2 क्लॉज 22 की स्कीम है उसके अंदर अमलगमेशन हो रहा है। ओके, ये चीज आप जरा ध्यान दीजिएगा। अभी आगे बात कर लेते हैं। फॉलोइंग के एक्सेप्शन कौन से है, कोई एडवांस और लोन टू द शेयर होल्डर और स्पेसिफाइड कंसर्न बाय द कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वेयर द लेंडिंग ऑफ द मनी इज सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो जैसे लैंडिंग कोई सब्सटेंशियल पार्ट है, मतलब वो लैंडिंग का काम ही करते हैं, तो ऐसे केस में फिर आपको ना ध्यान ये देना होगा कि
हाँ, जब लेंडिंग का काम है तो फिर ऐसे केस में तो फिर वो केस बना नहीं ना, कि वो तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसा हो गया, कोई डिविडेंड पे किया है कंपनी ने जो कि सेट ऑफ करने के लिए कोई मतलब होल और पार्ट ऑफ लोन एंड एडवांस प्रीवियसली पेड, तो वो फिर ऐसे केस में हम ये नहीं मानेंगे कि डिविडेंड है, वो कोई डिविडेंड विविडेंड नहीं होता है फिर ऐसे केस में, तो आप अपना काम सेटल कर रहे हो ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज सी और क्लॉज डी ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ दी, ओके, सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतना वैसे भी नहीं याद रहता वहां पर एक्चुअल में। ओके। हाँ, आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ द, क्योंकि वो 41 और 59 का नहीं याद आ रहा था ना, तो अभी याद आया मुझे। तो जो 41 और 59 बताया था ना हम लोगों ने, डीम वाला बात की थी कि भाई टैक्स बॉयंसी कैसे बढ़ाएंगे, जब हम डीम कर लेंगे कि हाँ, अभी मान लिया कि हाँ वो भी इनकम अपनी है, वो भी इनकम अपनी, तो डीम करेंगे ना टैक्स बॉयंसी बढ़ जाएगी, तो वही केस है। तो ओके, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई कैन ऑल्सो फॉरगेट। लेट्स कंटिन्यू। तो एनी payment made by a company on purchase of its own shares from the shareholder in accordance with the provision of section 77 of a Companies Act 1956, any distribution of share pursuant of the demerger by the resulting company to the shareholder of the demerged company। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है, और प्लीज रिवाइज इट जस्ट बिफोर द एग्जाम। आई थिंक आप मॉर्निंग में जो उस दिन हो उसके जस्ट पहले आप इसे रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। पहला आपने याद रखना है कि भाई कौन से 3 केसेस हैं। पहला कि भाई आपने कोई भी एसेट के रिलीज के लिए दिया हो, आपने कुछ मतलब चेंज कर रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हो या बोनस दे रहे हो, फिर आपने कोई लिक्विडेशन के टाइम पे दिया हुआ है, तो वो सब डिविडेंड में काउंट होगा। ओके। फिर बात करते हैं बोनस शेयर क्या है। बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो इन लिeu ऑफ डिविडेंड, सच शेयर्स आर टर्म्ड एज बोनस शेयर। कई बार ऐसा होता है ना, लियो ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बदले में डिविडेंड तो दे नहीं पा रहे हो, तो आप बोनस शेयर के दे रहे हो, इसे कहते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। ओके, इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। और इससे ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और उनका कैपिटल बेस बढ़ता है, और इस तरीके से ना आपका क्या होता है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ बोनस शेयर आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हेंस नॉट डिडक्टेबल इन द कंप्यूटिंग ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी। तो क्योंकि ये आप ना अपना कैपिटल बना रहे हो, तो इनको डिडक्शन नहीं मिलती है। ओके, so do remember this point that they are not deductible। okay, so capital expenditure आप करते हो तो there is no deduction, आपको ये डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। कोई बोनस शेयर अगर इशूड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, okay, where bonus share are issued as a distribution of dividend to the equity shareholder, the value of the share is not taxed। तो जो शेयर की वैल्यू होती है वो टैक्स भी नहीं की जाती। हाउएवर व्हेन redeemable preference share are issued on bonus shares on their redemption, the amount shall be taxed as dividend। क्या कह रहे हैं ये? पहली चीज तो आपने जैसे कि मान लीजिए कि बोनस शेयर आपने दिया हुआ है, ओके, अब बोनस शेयर आपने दिया हुआ है तो उसको फिर डिविडेंड टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन जब आप मान लीजिए कि आपने टैक्स नहीं दिया, आपने फिर आपने क्या किया कि आपने मान लीजिए रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, तो जब आप इसको रेडीम करवाओगे ना तो उस टाइम पे फिर वो टैक्स लगेगा। ये केस बन रहा है। ओके, सिंपल पॉइंट्स है। और इशूड एज प्रेफरेंस शेयर ऑन द इशूर द डीम डिविडेंड लाइबल, और फिर शेयर होल्डर सेल्स द बोनस शेयर, सपोज शेयर होल्डर ने बोनस शेयर सेल कर दिया, द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर इज टेकन एज निल। ओके, अगर उन्होंने सेल कर दिया तो कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर निल लिए जाएंगे, हैंड द होल नेट कंसिडरेशन लेस सेलिंग एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज द केस मे बी। सो ओके, दिस इज डन। रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, कैसे डिडक्शन करेंगे टैक्स लाइबिलिटी की? ओके, इफ इट, देखिए, अ कंपनी कैन रिड्यूस इट्स टैक्स लाइबिलिटी इफ इट इशूज bonus debenture to the equity shareholder instead of bonus shares। very 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 important actually। ओके, हम लोग अगर कुछ देते तो भाई रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कैसे करते हैं हम लोग, एटीसी एटीडी कुछ सोचते हैं, है ना। तो वो एक चीज होगी। तो ये बोनस शेयर के केस में पूछ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि डिबेंचर के बोनस शेयर की जगह बोनस डिबेंचर दे देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हमें क्या करना है, बोनस शेयर्स की जगह बोनस डिबेंचर दे देना है। व्हेन अ कंपनी इश्यूज बोनस डिबेंचर, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज डिडक्टेबल। इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट डिडक्टेबल हो रहा है, तो इन कंप्यूटिंग द इनकम वाइल डिविडेंड ऑन द बोनस शेयर इज नॉट डिडक्टेबल। क्योंकि अगर आपने डिविडेंड दिया बोनस शेयर पे तो वो डिडक्टेबल तो होता नहीं है कंप्यूटिंग इनकम में, तो एक चीज हो जाएगी, आपको डिडक्शन मिल जाएगी।
wants to distribute deferred dividend. ओके, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी ना deferred dividend देना चाहती हो, it should issue bonus debenture, है ना। अगर मान लीजिए कि deferred dividend आपको देना है तो बोनस डिबेंचर दे दो इंस्टेड ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, अभी टैक्स प्लानिंग रिलेशनशिप टू बोनस शेयर वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से कि एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अभी रिसेंट में आया भी है और काफ़ी मतलब एक है इम्पॉर्टेंट कि हाँ प्रैक्टिकली क्योंकि यूज़ होने वाली चीज़ है। देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन कौन से? भाई इक्विटी शेयर में transfer his bonus share after one from allotment to the firm, an association of the person or association of person as capital contribution, the amount recorded in the books of AOP and BOI. Preference share may first convert preference shares into equity share and thereafter receive bonus share. This will reduce the tax liability or at least the time of issue of bonus share. ओके, अगर आपने बोनस शेयर लेने से पहले आपने जो एक प्रेफरेंस शेयर उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया तो आपको आराम से उसमें टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, फिर कंपनी में कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड शेयर। आपने पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड शेयर में कर देना है, तो मैं इसको दोबारा से इसको कलरफुल कर देती हूँ। पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड शेयर में कर देना है। जो प्रेफरेंस शेयर है उसको इक्विटी शेयर में पहले कन्वर्ट करो और फिर बोनस शेयर आप लो। ओके, और ये इतना बड़ा ना रीड करने का मन नहीं किया, अभी रीड करते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द फर्म AOP एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू द ट्रांसफर। नाउ व्हेन द फर्म AOP विल सेल दीज शेयर्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आपने क्या किया? सबसे पहले तो बोनस शेयर, अगर मान लीजिए कि कोई इक्विटी शेयर होल्डर है, उसका बोनस शेयर वो बाद में ट्रांसफर कर सकता है 1 साल के बाद, अलॉटमेंट के 1 साल के बाद, टू द फर्म, टू अ फर्म, एक फर्म को उसने दिया या फिर एक AOP को दिया, है ना, एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया। जो अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा ना बुक्स ऑफ AOP एंड BOI फॉर सच शेयर विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के फॉर्म में किया जाएगा फॉर द AOP एंड BOI एंड, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ट्रांसफरर को नाउ और उसके लिए जो ट्रांसफर होगा उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, ट्रांसफरर के लिए क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। डू रिमेंबर दिस, ट्रांसफर के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब क्या होगा जब AOP और BOI जो सेल करेंगे इन शेयर को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के फॉर्म में, इट विल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये देखिए कितना मतलब दिमाग लगा रहे हैं, वैसे बहुत ही अच्छा टॉपिक है बाय द वे। ओके, सो कितना दिमाग लगा रहे हैं कि मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा नील कॉस्ट एज एप्लीकेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। अल्टरनेटिवली सच शेयर्स में बी सोल्ड टू द रिलेटिव आफ्टर 1 ईयर इन देयर अलॉटमेंट। द सेलिंग प्राइस विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन अलॉटी एंड बोनस शेयर फॉर द ईयर। तो मतलब समझ सकते हैं पहले आपने क्या करना है, पहले शेयर जो शेयर होल्डर है वो AOP BOI को देगा, BOI के लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो कम होगा ही होगा। टैक्स फेस के बाद उसके बाद इनके पास आए गए, फिर ये ट्रांसफर करेंगे, इनको रिडक्शन मिलेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अकॉर्डिंग। ओके, बहुत अच्छे से मतलब बताया हुआ है इन्होंने। तो मतलब पहले तो बोनस डिबेंचर की शेयर की जगह बोनस डिबेंचर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कर लीजिए, क्या बात है, मतलब पार्टली को फुल्ली पेड कर दीजिए। बहुत अच्छे से बताया, मतलब ये तो बड़ा बढ़िया है। Where bonus share are received by the firm, it may transfer such shares to partner by sale। तो मतलब जो शेयर्स मान लीजिए बोनस शेयर हैं उनको किसी फर्म को रिसीव किए हैं तो ये इट में ट्रांसफर सच शेयर्स टू द पार्टनर बाय सेल एंड सच शेयर्स आर ट्रांसफर्ड बाय सेल। बायर विल गेट द बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट। तो बायर को इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा पर्टिकुलर। कंपनी शुड इशू इक्विटी शेयर एज बोनस शेयर्स। इक्विटी शेयर को एज अ बोनस शेयर उनको क्या करना है, वो करवाना है, क्या बोलते हैं, सॉरी, द कंपनी शुड इशू इक्विटी शेयर एज बोनस शेयर। अच्छा, इक्विटी शेयर को बोनस शेयर के इफ द शेयर होल्डर सेल्स दी शेयर्स आफ्टर होल्डिंग मोर देन 12 मंथ द पेज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट। वाओ, क्या बात है, मतलब इक्विटी शेयर को बोनस शेयर के फॉर्म में इशू कर दीजिए और फिर वो क्या करेंगे कि 12 मंथ के बाद जब करेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके,
फॉर मोर देन 12 मंथ एंड पे सिक्योरिटी, अगर वो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दे देते हैं तो उनका मतलब LTCG भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है, आई एम अनेबल टू इंटरप्रेट इट। ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो गई, आपको उसको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। इफ ही सेल्स दीज ट्रांसफर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, STCG विल बी लायबल एंड पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, STCG। ओके, अगर शॉर्ट टर्म में करते हैं तो फिर वो मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी देते हैं तो फिर 15% का होगा और सरचार्ज होगा इफ एनी हेल्थ और एजुकेशन सेस। ओके, एग्जाम्पल 5 में भी दिया हुआ प्रॉब्लम 5, याद रखेंगे। सो दिस वॉज अ कलरफुल क्वेश्चन, इसको काफी अच्छे से पढ़ा हमने। और फिर एम्यूलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं। Okay, so these are all are not that important, so I will not be telling you each and everything. फिर टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू बोनस शेयर हमने देख लिया है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड क्या होता है ये हमें देखना है। तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड क्या होता है, कोई जो कंपनी है रिसीव करती है अनदर कंपनी से डिविडेंड, तो इसे इंटर कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। वेरी सिंपल, कोई डोमेस्टिक कंपनी है जो डिविडेंड रिसीव कर रही है किसी अनदर डोमेस्टिक कंपनी से, तो वो भी एक तरह से इंटर कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है कि इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड या फिर एक्सेप्ट लोन फ्रॉम क्लोजली हेल्ड कंपनी, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34। However, अगर डोमेस्टिक कंपनी है विच इज डिक्लेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और पेइंग डिविडेंड इज लायबल टू पे टैक्स ऑन सच अमाउंट 115 ओ इन एडिशन टू द टैक्स इट्स टोटल इनकम। फिर वेयर कोई अगर कोई डिडक्शन है इन रिस्पेक्ट to the dividend distribution by domestic company, it allows is allowed any previous year, no deduction shall be allowed in the respect of such amount in the other previous year। अगर कोई previous year में already आपने कुछ dividend ले रखा है, कोई मतलब आपने कुछ पर्टिकुलर आपने हेल्प ले रखी है, तो फिर उसके केस में आपको नहीं मिलेगा, कोई भी पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, मैं इसको यहाँ पर मार्क करती हूँ क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ द पावर कट हुआ क्या है कि नाउ द बैटरी इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी सून फिनिश्ड। तो आई डोंट वांट कि मैं कुछ बीच में पढ़ा रही हूँ और आपका मतलब छूट जाए। तो देखेंगे डिविडेंड पॉलिसी देखेंगे, और जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, कि जैसे कि टैक्स प्लानिंग टू परचेज ऑफ ओन शेयर्स इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। तो ये आप कर सकते हैं कि किस तरीके से मतलब वो बाय बैक होता है ना कि आप डिविडेंड दो नहीं, आप डायरेक्ट वो बाय बैक ऑफ शेयर्स वाला केस कर लो। तो ये सब आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है और ये मेन चीज़ आपको यील्ड बहुत अच्छे से देगा, है ना। फिर इसके बाद आ जाता है ये वाला चैप्टर, इसमें मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। वैसे तो हमने स्टार्ट वाला वो कर दिया है ना, और पेज नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं। और आई एम स्पीकिंग इट हियर इटसेल्फ क्योंकि याद रहेगा फिर अपने को ऐसे पूरे उसमें। ठीक है, स्टार्ट। कौन सा पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5, 58 पेज नंबर से देखेंगे। ओके, और आगे देखते हैं। डिविडेंड टैक्स आपको पता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है कि मतलब जो डिविडेंड के टैक्स शुड बी लिवाइड ऑन डिविडेंड और नॉट। इकोनॉमिस्ट ऐसे मतलब ऐसे बातें कर रहे हैं वो लोग फालतू की, देखेंगे। ओके ओके, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बाय द वे आई होप दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू एज वेल। आई एम सॉरी कि मैं इसको रेगुलर नहीं अपलोड कर पाई चीज़ें, बिकॉज आई हैड सम अदर प्रायोरिटीज एज वेल, तो नहीं हो पाता है, और टेक्निकल इश्यूज भी आए, और मेरे लैपटॉप भी इतना मतलब इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके डाल पाऊँ। अभी मैंने कुछ अपग्रेडेशन कराई है तब मैं रिकॉर्ड थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, अदरवाइज मुझे तो लगता है इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, और आई होप कि ऐसा ना हो, आई प्रे जस्ट। ओके, फिर ये सारी चीज़ें ना आपने क्या देखना है कि डिस्ट्रीब्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको बहुत अच्छे से करना है, रिसेंट में आया हुआ भी है, ये आपको देखना है। और फिर ये मतलब ये जो नेशनल एक्चुअल कॉस्ट है ये इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, डोंट डोंट रीड इट, अदरवाइज आपका दिमाग मतलब फिर जाता है बिल्कुल। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, देख लेना आप। टैक्स डिडक्टेड है, सोर्स एक्सेसिव पेमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर्ड कंट्रीब्यूशन मेक और बाय, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर फाइनेंस के से आपने क्या होता मेक और बाय तो आप आसानी से कर लोगे, है ना। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग वाला केस आ जाता है, तो वो आप देख सकते हो मार्जिनल कॉस्टिंग का केस में। ओके, देन आगे बात करते हैं टैक्सेशन, ये सब हम देखेंगे।
और आई एम जस्ट मतलब एक स्क्रॉल इसलिए ले रही हूँ मैं कि जैसे कि आपको थोड़ा सा मतलब और अच्छे से समझ में आए कि आपको ज़्यादातर चीज़ें एक्चुअली में आती हैं। तो आप वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हो गए मोटिवेटेड कि नहीं मैं पेपर बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर चांसेस कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रिसेंट में केसेस आए हैं ऐसे कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेशन लोगों पर लागू किया गया है इसलिए। और फिर ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है देन, और देन हमारा आता है मेन चैप्टर स्पेशल टैक्स प्रोविजन का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ओके देन होप जल्दी से बस लाइट आ जाए और हम फ्री ट्रेड जोन का देखिए आप तो मतलब देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया हुआ है फ्री ट्रेड जोन को। ऐसे नहीं अभी आरसीईपी बना था फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करने के लिए कि भाई बॉर्डर रिमूव कर दो किसी तरीके से, ऐसे मतलब ऐसे रिमूवल ऑफ बॉर्डर की बात करते हैं। जैसे फ्री ट्रेड जोन का ही होता है ना कि एक्चुअली फ्री ट्रेड जोन होते हैं ना वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट के लिए एक्चुअली होते हैं। और इस देखिए इसमें लिखा भी है फॉरेन ट्रेड जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग लाइक एक्सपोर्ट